डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियोस में आपको महात्मा गांधी जी से संबंधित जानकारी दी गई थी, जिन्हें विस्तार में जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से महात्मा गांधी जी के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में ही उसके आगे विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको महात्मा गांधी जी के विषय में बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको उनका व्यक्ति परिचय, गांधीवाद से तात्पर्य, गांधी जी की कृतियाँ, गांधी जी और धर्म, धर्म और राजनीति, गांधी जी और ईश्वर, सत्य की अवधारणा, गांधी जी की कार्य पद्धति सत्याग्रह, गांधी जी के राजनीतिक विचार, और उन विचारों के अंतर्गत मैंने आपको उनका अराजकतावाद, पंचायती राज, राजनीति का आध्यात्मिकरण, ट्रस्टीशिप, बहुमत का शासन और प्रतिनिधित्व, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद और परमाणु शक्ति के विषय में विस्तार से जानकारी दी थी। स्टूडेंट, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से महात्मा गांधी जी के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों पर सबसे पहले प्रकाश डालेंगे। स्टूडेंट, राजनीति के समान ही अर्थव्यवस्था के संबंध में गांधी जी का विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है और अच्छे जीवन के लिए ये आवश्यक है। महात्मा गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे वो इस तरह से हैं। सबसे पहले तो उन्होंने औद्योगिकीकरण का जो विरोध किया, गांधी जी के द्वारा औद्योगिकीकरण क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया है। स्टूडेंट, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल और बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है, और कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है, अब वो मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही मानव का शारीरिक और नैतिक पतन हुआ है। स्टूडेंट, औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। इस तरह औद्योगिकीकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है और औद्योगिकीकरण से बेकारी भी बढ़ती है, क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। औद्योगिकीकरण का एक दोष ये भी है कि केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है, जो लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का ही शत्रु है। स्टूडेंट, पर इससे ये नहीं समझना चाहिए कि गांधी जी सभी प्रकार के मशीनों के प्रयोग के पूर्णतया विरुद्ध थे। मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका साधारण सिद्धांत ये था कि जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन में प्रयोग आती हैं, उनका प्रयोग उचित है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे वे रेल, जहाज, सिलाई की मशीन और चरखा के समर्थक थे, किंतु उनका विचार था कि विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग सर्वदा त्याज्य समझा जाना चाहिए। उनका जो प्रमुख आर्थिक विचार था उसमें एक था कुटीर उद्योगों का समर्थन, जो उन्होंने किया। स्टूडेंट, गांधी जी के द्वारा औद्योगिकीकरण के विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वो खादी को भारत की राजनीति और आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया। स्टूडेंट, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहां तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। उनका प्रमुख आर्थिक विचार जो एक था वो तो अपरिग्रह का सिद्धांत। स्टूडेंट, आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी का एक अलग विचार ये था कि जीवन में अपरिग्रह क्रय सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम ही ये है कि हर व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह ना करे। स्टूडेंट, गांधी जी
खुद कहते हैं कि धनवानों के पास संग्रह करने के लिए अधिक सामग्री है जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है, जबकि लाखों लोग आवश्यकता के कारण भूखे मर जाते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति केवल आवश्यक वस्तु का ही संग्रह करे तो कोई भी ज़रूरतमंद नहीं होगा, तब सब संतुष्ट रह सकेंगे। उनकी अगली आर्थिक जो विचारधारा थी वो थी वर्ग सहयोग की धारणा। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का एक अलग विचार वर्ग सहयोग की धारणा है। गांधीवाद साम्यवादी दर्शन की वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करता। गांधी जी का कहना था कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते, बल्कि वे एक ही होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस तरह आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करते हैं। गांधी जी का विचार था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बजाय उसकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी होगा और ये कार्य श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध और व्यवस्था में भागीदार बनकर ही किया जा सकता है। स्टूडेंट, उनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था आर्थिक सिद्धांत में वो एक था संरक्षकता का सिद्धांत। महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं के अंत करने के पक्ष में थे। स्टूडेंट, वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर उनका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। इसी संबंध में गांधी जी कहते हैं कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए। स्टूडेंट, इस संबंध में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। इसका ये मतलब है कि धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन जायदाद कारखाने और विभिन्न प्रकार की संपत्ति का अपने स्वामी न समझे, बल्कि वो समाज की अमानत या धरोहर माने। उसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए करें। गांधी जी का यह सिद्धांत अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि किसी के पास अधिक संपत्ति हो गई है तो उसे इसको अपनी न समझकर ईश्वर की तथा समाज की समझनी चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं पर ईश्वर का स्वामित्व है। मनुष्य को अपने परिश्रम और आवश्यकता अनुसार इसमें से अपना हिस्सा लेने का अधिकार है। वह किसी भी प्रकार की संपत्ति का स्वामी नहीं बल्कि उसका संरक्षक मात्र है। स्टूडेंट, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार धनी लोगों को स्वेच्छापूर्वक ये समझना चाहिए कि उनके पास जो धन है वो समाज की धरोहर है। वो उसमें से केवल अपने निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि ही ले सकते हैं। शेष सारी धनराशि उन्हें समाज की दृष्टि से हितकर कार्यों में लगा देनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि धनी अपने जीवन निर्वाह से बची हुई संपत्ति को निर्धन व्यक्तियों में बांट दे। ऐसा करने पर तो यह संपत्ति उपभोग में आकर शीघ्र नष्ट हो जाएगी। धनिक वर्ग अपनी फालतू संपत्ति को ऐसे उद्योग धंधों में लगाए जिनसे साधारण जनता को रोजगार मिल सके। उन्हें दूसरों को काम देकर और उत्पादन बढ़ाकर अपनी पूंजी का सदुपयोग सार्वजनिक हित के कल्याण और वृद्धि के लिए करना चाहिए। वो इसे तालाब, विद्यालय, चिकित्सालय और बनवाने के जन कल्याणकारी कार्यों में भी लगा सकते हैं। जमींदार अपनी फालतू जमीन भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को जोतने और बोने के लिए दे सकते हैं। स्टूडेंट, ये थे गांधी जी के आर्थिक विचार, लेकिन गांधी जी के इन आर्थिक विचारों की कुछ आलोचना भी की गई है। उनके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारों की कई आधारों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहले तो गांधी जी के द्वारा औद्योगिकीकरण का जो विरोध और कुटीर उद्योग धंधों का जो समर्थन किया गया है, आलोचक उसे युग के नितांत विपरीत और अव्यवहारिक बताते हैं। आलोचक कहते हैं कि वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण को अस्वीकार करना रचनात्मकता के नियमों को ही अस्वीकार करना है। और दूसरी बात तो ये कि गांधी जी द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, आलोचक उसे नितांत अव्यवहारिक बताकर उसकी आलोचना करते हैं। गांधी जी के आलोचकों को यह दृष्टिकोण मिथ्या आशावाद प्रतीत होता है कि धनी लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी संपत्ति को छोड़ने और अपने को उसका ट्रस्टी समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो जन सामान्य के आर्थिक हितों की रक्षा का साधन बनने के बजाय पूंजीपतियों का रक्षा कवच बनकर ही रह जाएगा। स्टूडेंट, आलोचकों के अनुसार ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन पूंजीवाद की रक्षा करने के लिए ही किया गया और गांधीवादी दर्शन पूंजीवाद का अभिन्न अंग है। स्टूडेंट, गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक विचार के बारे में जानने के बाद फिर हम उनके
जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आपको इसके बाद बताएंगे। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गांधी जी के सामाजिक विचार। राजनीतिक और आर्थिक विचारों के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी ने स्वराज आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। जो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विचार थे वो मैं आपको बता रही हूँ। स्टूडेंट, देखिए, महात्मा गांधी जी अपने आप में बहुत ही विस्तार में हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ। इसे हम सीमित रूप में बांध नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत हैं। अभी मैंने इससे पहले आपको उनके राजनीतिक विचार बताए, आर्थिक विचार बताए। अब यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि इसके साथ ही साथ हम उनके सामाजिक विचारों के बारे में भी जान लें। तो सबसे पहले मैं उनके सामाजिक विचारों में बताने जा रही हूँ वर्ण व्यवस्था या वर्ण धर्म का जो सिद्धांत था। ये गांधी जी के अहिंसक समाज के संगठन का एक बहुत ही प्रमुख मौलिक सिद्धांत है। वर्ण व्यवस्था का अभिप्राय सामान्य रूप से ये लिया जाता है कि समाज का संगठन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने इस प्राचीन शब्द का प्रयोग करते हुए भी उसमें कुछ नवीन भावों को भरने का प्रयास किया है। स्टूडेंट, उन्हीं के अनुसार वर्ण का अर्थ इतना ही है कि हम सब वंश और परंपरागत काम को केवल जीविका के लिए ही करें, बशर्ते कि वह नैतिकता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध ना हो। इसकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि मनुष्य इस जगत में कुछ स्वाभाविक योग्यताएं लेकर पैदा होता है। इन्हीं के आधार पर वर्ण का सिद्धांत बनाया गया है। इसके अनुसार सबको काम करना चाहिए। इससे अनावश्यक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट, गांधी जी की वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का सार 3 बातों में निहित है। पहली बात कि वंश परंपरागत संस्कारों का लाभ उठाना है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परंपरागत पेशे की कुछ स्वाभाविक योग्यताएं लेकर उत्पन्न होता है और बचपन में इस पेशे के वातावरण में पलते हुए इसे जल्दी से ग्रहण करता है और शीघ्र ही इसमें दक्ष हो जाता है। यह व्यवस्था समाज के लिए हितकर है। इनके वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत की जो दूसरी बात थी वो थी कि इसके कारण होड़ या प्रतियोगिता का समाप्त होना है। आजकल समाज में बड़ी अव्यवस्था और अराजकता है। प्रत्येक व्यक्ति उसी पेशे की ओर जाना चाहता है जिसमें अधिक पैसे मिलने की आशा हो, भले ही उसके लिए आवश्यक योग्यता उसमें हो ना हो। उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि सभी लोग आर्थिक लाभ की दृष्टि से वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसी कारण बेकारी में वृद्धि होती है। अगर पैतृक पेशों को ही करने का नियम कठोरता से लागू कर दिया जाए तो ये बंद हो सकती है। सभी पेशे इस दृष्टि से समान है कि वे समाज के लिए आवश्यक है। उनमें किसी प्रकार की ऊंच नीच का भाव नहीं है। स्टूडेंट, उनके जो वर्ण धर्म सिद्धांत की तीसरी बात थी वो थी कि मजदूरी की या पारिश्रमिक की समानता है। गांधी जी का यह विचार है कि समाज को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सब पेशे बराबर हैं। इनके पारिश्रमिक में कोई भेदभाव या विषमता नहीं होनी चाहिए। इस समय एक डॉक्टर या वकील को नाई या सफाई कर्मचारी की अपेक्षा अधिक पैसा दिया जाता है। यह व्यवस्था समाज में अनावश्यक विषमता को उत्पन्न करती है। सामाजिक दृष्टि से सभी को समान पारिश्रमिक या वेतन दिया जाना चाहिए। इससे डॉक्टरी और वकालत जैसे पेशों के लिए होने वाली होड़ समाप्त हो जाएगी। स्टूडेंट, इस सिद्धांत की इस दृष्टि से बहुत ही कड़ी आलोचना की जाती है कि यह जात पात के दुष्परिणामों को स्थायी बनाकर समाज में नीच समझी जाने वाली जातियों को ऊंचा उठने तथा उन्नति करने के अवसरों से वंचित करता है, क्योंकि इसके अनुसार हरिजन तथा नाई के लड़कों को सदैव अपने पिता के ही पेशे करने चाहिए। लेकिन गांधी जी के अनुसार ये आलोचना कई कारणों से सही नहीं है। जैसे वे नाई व हरिजन के प्रतिभा संपन्न लड़कों द्वारा अन्य पेशे किए जाने में दोष नहीं समझते, बशर्ते कि वह पेशा आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं अपितु समाज की सेवा के उद्देश्य से करें। गांधी जी अपने वर्ण धर्म की धारणा में ऊंच नीच की कल्पना को कोई स्थान नहीं देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मेरी समझ में कोई मनुष्य ना तो जन्म से और ना ही कर्म से बड़ा माना जाता है। मेरा विश्वास है कि जन्म के समय सभी मनुष्य बराबर होते हैं। मेरी राय में दूसरे किसी मनुष्य से श्रेष्ठ होने का दावा करना मनुष्यता को लांछन लगाना। जो अपनी उच्चता का दावा करता है वह उसी क्षण मनुष्य होने का अधिकार भी खो देता है। स्टूडेंट, गांधी जी के इन सभी बातों से हम ये कह सकते हैं कि वे वर्तमान समय में समाज में प्रचलित ऊंच नीच के विचारों को नहीं मानते हैं। सभी पेशों की समानता की दृष्टि से देखते हैं। वो हरिजन तथा ब्राह्मण के लड़के में प्रतिष्ठा और वेतन की दृष्टि से कोई भेद नहीं रखना चाहते। अगर समाज में ये व्यवस्था लागू हो जाए तो सामाजिक और आर्थिक विषमता तथा इससे उत्पन्न होने वाले भीषण वर्ण संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। उनका अगला जो सिद्धांत था
सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत वो था अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गंभीर दोष रही है। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। स्टूडेंट, गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनका कहना था कि ये एक ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही, उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी सवर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिलना चाहिए। स्टूडेंट, उनका विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलेगा। स्टूडेंट, गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध तथा गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर बल दिया। अछूतों को हरिजन और सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया था और हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने जितने प्रयत्न किए उतने अन्य किसी भी व्यक्ति ने नहीं किए हैं। स्टूडेंट, हम गांधी जी के सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक विचार के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब हम उसके अंतर्गत आपको बताना चाहेंगे, अगला जो मुख्य बिंदु था वो सांप्रदायिक एकता का था, जो महात्मा गांधी ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक बहुत ही प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदायों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। उन्होंने सांप्रदायिकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। स्टूडेंट, गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और जब भारत का विभाजन हो गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए भरसक चेष्टा की। वो सभी धर्मों को समान समझते थे। उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। सामाजिक सुधार में जो अगला बिंदु है वो है स्त्री सुधार। स्टूडेंट, राजा राम मोहन राय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। उन्होंने कहा कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती और उन्हें कमजोर कहना उनके प्रति अन्याय और उनका अपमान है। उनका कहना था कि अगर सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा, स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लेकिन गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर से बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्य क्षेत्र घर ही है। अब जो उनका सामाजिक विचार था उसके अंतर्गत एक अगला बिंदु है बुनियादी शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का समन्वित विकास है और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। स्टूडेंट, उनका विचार था कि यह पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित होता है। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो है कि शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई ना कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा स्वावलंबी हो और विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके। गांधी जी द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया गया था। स्टूडेंट, ये थे गांधी जी के सामाजिक विचार। अब मैं इसके बाद आपको गांधी जी के विषय में कुछ स्मरणीय तथ्य बताने जा रही हूँ जिनमें से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। स्टूडेंट, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में लिखा है, मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है और सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय अहिंसा है। अहिंसा की अखंड साधना से ही सत्य का पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट, महात्मा गांधी के द्वारा बेहतर समाज यानी राम राज्य की स्थापना हेतु अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है तथा अनेक रचनात्मक कार्यों को संपन्न किया गया है। इन्हीं सिद्धांतों और रचनात्मक के कार्यों के सामुच्य रूप को गांधीवाद या गांधी दर्शन कहा जाता है। गांधी जी ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन और साध्य दोनों की शुद्धता की बात की है।
गांधी जी ने राज्य को अनावश्यक बुराई मानकर इसकी समाप्ति की बात कही, जिसके कारण उन्हें अराजकतावादी विचारक भी माना जाता है। गांधी जी ने वैसे कानून जो नैतिकता के विरुद्ध हो का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा का मार्ग दिखाया। गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, जो सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। गांधी जी ने अपने न्यासिता या ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंतर्गत पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग की है। स्टूडेंट, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसे आगे चलकर विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने विस्तृत सामाजिक कार्यक्रम का रूप दिया। स्टूडेंट, मैंने कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं महात्मा गांधी जी के विषय में। जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप इनके विषय को, इनके बारे में समझ सकें, आपको क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी, सीएससी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोज़ को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।